सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल की जो ज़िंदगी है हमारी, इतनी भाग दौड़ भरी है। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी से जो है वो काफ़ी शिकायतें रहती हैं, लेकिन कोई इस बात का शुक्रिया अदा नहीं करता कि हम जितनी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हों, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन फिर भी हम सब एक आज़ाद देश में सांसें ले रहे हैं। और ये आज़ादी कितनी ज़्यादा बेशकीमती है, इसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब से भारत गुलाम हुआ था, तब से लेकर आज़ादी तक न जाने कितने वीरों ने अपनी जान की जो आहुति दे दी, ताकि आने वाली नस्लें यानी कि हम सभी आज़ाद देश में सांसें ले सकें। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ भरी है, लेकिन आज का जो दिन है 15 अगस्त, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, ये दिन उन सभी वीरों के नाम है जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, काला पानी जैसी भयानक सज़ाएं काटी। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे उन सभी वीरों की आत्मा को शांति मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है वो परसों जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी यक्षिणी की, उसका पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उसे सुन लें, क्योंकि फिर आपको कहानी समझ नहीं आएगी। ये जो पार्ट 2 है वो मैं कल ही अपलोड करने वाला था, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि कल जब मैं आया रिकॉर्डिंग करने तो जानते ही हो, मतलब फेस्टिवल्स पे मतलब लोग जो है वो साउंड सिस्टम से गाने वगैरह बजाते रहते हैं, तो गाने बज रहे थे जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। और फिर भी मैंने कोशिश करी रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन फिर उसके बाद मौसम ख़राब होने लगा और फिर बारिश होने लगी, जिस वजह से कल जो है मैं पार्ट 2 अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज मौसम भी ठीक है और गाने वगैरह भी थोड़े कम बज रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, शायद हो सकता है नॉइस वगैरह आ जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं यक्षिणी के पार्ट 2 को। आयुष काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसने देखा कि सामने एक फ्लावर वास रखा हुआ था और वो अपने आप हिल रहा था। उस हिलते हुए फ्लावर वास को देखकर आयुष ने कहा, अरे वो फ्लावर वास अपने आप कैसे हिल रहा है? और जब रूही ने उस तरफ देखा तब उसने हंसते हुए कहा, अरे इसमें इतना डरने की क्या बात है, देखो ध्यान से, कोई चूहा वगैरह या कुछ होगा वहां पर। और तभी वो फ्लावर वास नीचे गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब आयुष ने वहाँ ध्यान से देखा तो वहाँ पर सच में एक चूहा था। और फिर आयुष ने कहा, अरे हाँ, मैं भी खामखा डर गया, लेकिन छी, तुम्हारे घर में चूहे हैं? छी, कितनी गंदी हो तुम। रूही ने मुंह सड़ाते हुए कहा, अरे तो क्या हो गया, चूहे ही तो हैं, हर किसी के घर में होते ही हैं। और फिर आयुष ने कहा, मेरे घर में तो नहीं है, मेरे घर में साफ़ सफाई रहती है ना, इसलिए। और फिर रूही ने कहा, साफ़ सफाई की वजह से नहीं, तुम्हारी बदबू की वजह से चूहे नहीं आते होंगे। आयुष और रूही आपस में बहसबाजी कर ही रहे थे, तभी आयुष ने कहा, अरे बहसबाजी बहुत हो गई, चलो ना कोई और किताब लिखते हैं, मेरे पास एक टॉपिक है। और फिर रूही ने कहा, अच्छा कौन सा टॉपिक है? आयुष ने फिर रूही को टॉपिक बताया। आयुष और रूही
दोनों मिलकर किताब को लिखने लगे और किताब लिखते लिखते तकरीबन सुबह के 4 बज गए। और फिर सुबह के 4 जैसे ही बजे वैसे ही रूही ने आयुष से कहा, सुनो अब बाकी का कल लिखेंगे, अब तुम अपने घर जाओ। और फिर आयुष ने कहा, अरे अभी क्या हुआ है, अभी तो 4 ही बजे है ना, अरे रुको ना, अभी थोड़ा बहुत और लिख लेते हैं, अभी थोड़ा और लिख लेंगे तो कल किताब पूरी हो जाएगी। और फिर रूही ने कहा, अरे मुझे सुबह कुछ ज़रूरी काम से जाना है, अगर मैं सोऊंगी नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे सुबह उठने में। और फिर आयुष ने कहा, चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। आयुष अपने घर वापस आ गया और उसके बाद अपना डेली का काम करने लगा। आयुष अपने डेली का काम कर ही रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगा। और फिर आयुष ने फ़ोन को देखा, तब फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। आयुष ने अपना फ़ोन उठाकर कहा, हाँ माँ बोलो। और फिर आयुष की मम्मी ने कहा, बेटा अभी गांव आ जा, मेरे पास कुछ खास है तेरे लिए, और काफ़ी दिन हो गए मिले भी नहीं हैं, बहुत याद आ रही है तेरी। और फिर आयुष ने जवाब दिया, ठीक है माँ कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। और फिर आयुष की माँ ने कहा, बेटा कोई ज़रूरी काम तो नहीं है ना अभी तुझे। और फिर आयुष ने जवाब दिया, माँ आपसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है, काम वगैरह तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, आपसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरी याद आ रही है तो मैं जल्द से जल्द आपके पास आता हूँ। आयुष ने कुछ ही दिनों बाद की टिकट बुक करा ली और पूरे दिन काम करता रहा। रात के वक्त वो फिर से पेन और किताब लेकर रूही के घर पहुंचा। और जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा तब उसने देखा कि रूही वहीं पर हॉल में खड़ी थी। आयुष ने कहा, अरे चलो ना किताब अब पूरी कर लेते हैं। और फिर रूही ने कहा, हाँ हाँ ठीक है अभी पूरी करते हैं, तुम वहाँ कमरे में जाकर बैठ जाओ। आयुष कमरे में जाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद रूही वहाँ पर आई। वो दोनों फिर से किताब लिखने लगे और किताब लिखते लिखते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। तभी बातों ही बातों में आयुष ने कहा, यार तुम कितनी अच्छी हो, मुझे तो लगता ही नहीं था कि मेरे जैसा कोई लिख सकता है, लेकिन तुम हूबहू एकदम जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही लिखती हो, तुम्हारी बहुत याद आएगी। और फिर जब रूही ने ये बात सुनी तब उसने हैरानियत से पूछा, क्यों याद आएगी, मतलब कहाँ जा रहे हो तुम? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे वो माँ ने बुलाया है और माँ कह रही थी कि कुछ ज़रूरी काम है, उनको मेरी याद भी आ रही थी तो मैंने टिकट बुक कर ली है, उनके पास जा रहा हूँ। और फिर रूही ने उदास मन से कहा, अच्छा तो कब तक आओगी? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, देखते हैं, अब माँ के पास जा रहा हूँ तो 15-20 दिन तो रहना ही पड़ेगा, हो सकता है महीना रुकना पड़े। आयुष ने ध्यान दिया कि रूही का जो मन था वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। और फिर आयुष ने पूछा, क्या हो गया है, तुम उदास उदास सी लग रही हो? जिसके जवाब में रूही ने ना में सर हिलाया। और फिर आयुष ने कहा, अरे तुम कहीं मेरी वजह से तो उदास नहीं हो, कहीं मैं जा रहा हूँ इसलिए? और फिर रूही ने हाँ में सर हिलाया। और फिर आयुष ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, मेरा गांव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर रहकर काफ़ी मज़ा आएगा तुम्हें। जिसके जवाब में रूही ने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है। और फिर आयुष ने जवाब दिया, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा 15-20 दिन या 1 महीने में, तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? कुछ ही दिनों बाद वो दिन आ गया जिस दिन की आयुष की टिकट। आयुष ने पैकिंग वगैरह सब कर ली थी। सुबह सुबह आयुष वहाँ से निकल रहा था। वो रूही के घर के सामने से निकल रहा था, तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक चिट्ठी रखी हुई थी। आयुष को लगा कि शायद कोई नॉर्मल चिट्ठी होगी। उसने सोचा कि शायद रूही घर पर होगी तो एक बार मिलकर जाया जाए। आयुष रूही के घर के दरवाजे के पास आया और उसने देखा कि वो जो चिट्ठी थी उस पर आयुष का नाम लिखा हुआ था।
और फिर आयुष ने उस चिट्ठी को खोल कर देखा, तब उस पर मिस यू लिखा हुआ था और वहीं उसके नीचे लिखा हुआ था विल यू मिस मी। और फिर आयुष ने हंसते हुए अपनी पॉकेट से पेन निकाला और उसके सामने यस लिख दिया। यस लिखने के बाद उसने वो जो चिट्ठी थी वो वहीं पर छोड़ दी और अपना सामान उठाकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे रूही और आयुष की दोस्ती को, लेकिन आयुष रूही को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ दिनों की दोस्ती में कोई इंसान किसी को इतना ज़्यादा मिस कैसे कर सकता है। उसका पूरा सफ़र रूही को मिस करते हुए बीत गया और जब उसकी फ़्लाइट लैंड हुई फिर उसने अपना सामान उठाया और उसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकला। बाहर एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा था और उसकी टैक्सी में अपना सामान रखकर आयुष टैक्सी में बैठ गया। काफ़ी दिनों बाद उसने अपनी गांव की ज़मीन पर कदम रखा। गांव के जितने भी लोग थे सबने जैसे ही आयुष को देखा सबने उसे पहचान लिया। हर कोई उससे मिल रहा था, उसे हालचाल पूछ रहा था और आयुष सबसे मिलकर बातें कर रहा था। काफ़ी देर बाद वो अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता से मिला। जैसे ही उसने अपने माता पिता को देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। उसके माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। आयुष ने अपने पिता के पैर छुए और अपनी माँ को प्रणाम कहा। आयुष ने अपनी मम्मी से कहा, माँ आप कुछ कह रही थी, कुछ ज़रूरी है, कुछ खास है? आखिर क्या खास है? और फिर आयुष की मम्मी ने कहा, अरे बेटा आया है, अभी अभी सांस लेगा, पानी वगैरह पिएगा या सब कुछ अभी जान लेगा? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, माँ आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इंसान को अंदर से कुछ ना कुछ बेचैनी होने लगती है ना जब वो ऐसी बात सुनता है। आयुष की माँ ने फिर जवाब दिया, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा ही है और आराम कर ले, मैं तुझे बाद में बताती हूँ। आयुष नहाने चला गया और नहाने के बाद खाना पीना खाकर वो चारपाई पर आराम करने लगा। तभी आयुष की जो माँ थी वो वहाँ पर आई और उन्होंने आयुष से कहा, बेटा अब बात करें? और फिर आयुष ने कहा, अरे माँ क्यों नहीं, आइए बैठिए। आयुष भी बैठ गया और फिर आयुष ने कहा, बोलिए माँ। आयुष के पिताजी भी वहाँ पर आ गए और फिर आयुष की माँ ने कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, कमाने भी लगा है, ठीक कमाता है। और फिर आयुष ने जवाब दिया, हाँ माँ कमा लेता हूँ थोड़ा बहुत, उम्र भी अभी तो ठीक ही है जो भी है। आपका कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। और फिर आयुष की माँ ने हंसते हुए कहा, अरे भगवान अभी भी बुद्धू ही है, अरे मैं कह रही थी शादी वगैरह का क्या विचार है? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे माँ अभी कहाँ शादी वगैरह, अभी उम्र ही क्या है, अभी रुक जाओ अभी थोड़ा बहुत। और फिर आयुष की माँ ने जवाब दिया, अरे बेटा रुक जाने का क्या मतलब होता है, अभी कमा अच्छा रहे हो, हाँ उम्र भी हो ही गई है, 24 साल के तो हो गए ना। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे बस 24 साल कोई उम्र होती है, आजकल लोग 30 साल तक शादी नहीं करते। और फिर आयुष की माँ ने कहा, अरे बेटा मैं बूढ़ी हो रही हूँ दिन ब दिन, पता नहीं कब ऊपर पहुँच जाऊँ, कम से कम तेरी शादी तो देखनी नसीब हो। बहुत इच्छा है अपने पोता पोती को देखने का, और उससे पहले अगर मैं चल बसी तो। और फिर आयुष ने गुस्से में कहा, अरे माँ क्या बकवासी बातें कर रही हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे से ऐसी बकवास बात मत कहिएगा। और रही बात शादी की तो अरे अभी टाइम है, अभी क्या इतनी जल्दबाजी आपको? और फिर आयुष की माँ ने कहा, देख बेटा मैंने लड़की देख ली है, मैंने सारी बातें पक्की कर ली हैं और तू शादी के लिए ना नहीं कहेगा। और फिर आयुष ने जब ये बात सुनी तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर आयुष ने कहा, क्या आपने लड़की भी देख ली और हाँ भी कर दी और मुझे पता ही नहीं है? अरे माँ आखिर
कर क्या रही है ये सब? और फिर आयुष की माँ ने कहा, अरे बेटा, माँ हूं तेरी, इतना हक नहीं है क्या? कमा अच्छा रहा है, उम्र हो गई है तो शादी सही उम्र पर हो जानी चाहिए। और फिर आयुष के पिता ने कहा, बेटा मैं तो इसे मना कर ही रहा था, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, इतनी जल्दी शादी करके पता नहीं क्या मिल जाएगा, अवार्ड वगैरह मिल जाएगा। मैं भी जानता हूँ शादी के बाद इंसान एकदम कैदी सा हो जाता है। और फिर आयुष की मम्मी ने कहा, आपने कुछ कहा? और फिर आयुष के पिताजी ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो आयुष से बात कर रहा था। हाँ बेटा, क्या कह रही मम्मी? आयुष की मम्मी ने कहा, सब समझ रही हूँ, आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। जिसके जवाब में आयुष के पिताजी ने कहा, हाँ हाँ, मेरी तो लॉटरी निकल गई है तुमसे शादी करके। आयुष अपने माता पिता को लड़ते हुए देख रहा था। और फिर आयुष ने कहा, अरे मम्मी पापा, आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, और माँ को क्या इतनी जल्दी थी? मतलब आपने पता नहीं किसके साथ हाँ कर दी, पता नहीं कौन है क्या है। ये शादी कोई मजाक थोड़ी है, आपने पता नहीं क्या है यार मम्मी। जिसके जवाब में आयुष की मम्मी ने कहा, अरे बेटा, लड़की बहुत अच्छी है, मेरे पास फोटो भी है, ये देख कितनी खूबसूरत है। आयुष ने फोटो देखी और फिर उसने फोटो देखने के बाद कहा, अरे खूबसूरत होने से क्या होता है मम्मी, दिल भी तो कुछ होता है ना, संस्कार भी कुछ होते हैं। खूबसूरत का क्या, मैं क्या करूँगा, इसका अचार डालूंगा, लड़की अच्छी नहीं होगी तो, और अभी मुझे शादी में इंटरेस्ट है ही नहीं। और फिर आयुष की मम्मी ने कहा, अरे बेटा, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए, कम से कम एक बार लड़की से मिल ले, उससे बातचीत कर ले, और फिर जो ठीक लगे फिर वो करियो। आयुष का मूड बहुत ज़्यादा खराब था। आयुष फिर सोने लगा। रात के तकरीबन 12 बज गए और 12 बजे उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आयुष ने पसीना पोंछते हुए कहा, अरे यार, एक एसी अपने कमरे में भी लगवा लेता तो सही रहता। अगली बार आऊँगा तो एसी लगवा लूँगा। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो अपने घर के बाहर निकल आया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। आयुष उस पीपल के पेड़ के पास गया और उसने सोचा, अरे यार, यहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, क्यों ना इसी पीपल के पेड़ के नीचे सो जाया जाए। हाँ, यहाँ सो जाता हूँ। और फिर आयुष को याद आया कि उस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि उस पेड़ पर ढेर सारे पिशाच रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावने और भयानक होते हैं। और फिर आयुष को लगा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, बचपन में सुनी हुई बातें हमेशा फिजूल ही निकलती हैं। इसलिए उसने अपना तकिया उठाया और उस पेड़ के नीचे रखा और वहीं पर सोने लगा। सोते सोते उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि पेड़ के नीचे काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और आयुष को काफ़ी अच्छी नींद आ रही थी। लेकिन तभी आयुष के माथे से अपने आप पसीना बहने लगा और उसे अजीब सी घुटन सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में कोई परेशानी आ रही है। आयुष ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आसपास देखा तो उसे अपने सामने 2 काले साए नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे 2 काली परछाइयां उसके सामने खड़ी हो। आयुष काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो वहाँ से उठने की कोशिश करने लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो अपने शरीर पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। उसका शरीर एकदम पत्थर की तरह बन गया था। आयुष चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। आयुष ने अपनी चारों तरफ देखा तो उसे कई सारी परछाइयाँ नजर आने लगी। वो सारे काले साए इतने ज़्यादा डरावने थे कि आयुष काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। उसने अपने आप को उठाने की बहुत कोशिश करी लेकिन उसके हाथ पैर जैसे जाम से हो गए थे। वो अपने हाथ पैरों को हिला तक नहीं पा रहा था। वो अपने मुंह से चिल्लाने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन उसका जो मुंह था वो भी खुल नहीं रहा था। तभी आयुष के कानों में अजीब से हंसने की एक आवाज़ गूंजने लगी।
आयुष ने जब ये आवाज़ सुनी तब उसके जो होश थे वो उड़ गए। वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे, उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। तभी जब वो काले साए थे वो धीरे धीरे आयुष की तरफ बढ़ने लगे और वो सारे काले साए आयुष की छाती पर चढ़ के बैठ गए। उनकी हंसी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उनकी हंसी आयुष के कानों में गूंज रही थी। आयुष बेबस उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। तभी अचानक से वो जो काले साए थे वो काफी बुरी तरह से चिल्लाने लगे। और उनका चिल्लाना काफी ज्यादा भयानक और डरावना था। वो जो सारे काले साए थे वो वहां से धीरे धीरे गायब होने लगे। वो सारे काले साए वहां से गायब हो गए। आयुष चारों तरफ देखने लगा और उसके बाद जो उसने देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि रूही सामने खड़ी थी और उसकी रोशनी काफी ज्यादा तेज थी। वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और वो चलते हुए आयुष के पास आई और उसने आयुष के सर पर हाथ रखा और एक बार उसने मुस्कुराया। तभी आयुष को एक जोरदार झटका लगा और उसके झटका लगते ही उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सुबह के 4 बजे हुए थे और चारों तरफ अभी भी अंधेरा था। काफी लोग वहां पर आसपास खड़े थे और उन लोगों ने आयुष को देखते हुए कहा, अरे आयुष, तू बौरा गया है क्या? इस पेड़ के नीचे सो रहा है, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? और तभी उनमें से एक आदमी आयुष के मम्मी पापा को लेकर आया और फिर आयुष की मम्मी ने जैसे ही आयुष को उस पेड़ के नीचे सोते हुए देखा तब आयुष की मम्मी ने कहा, अरे गधी, तो उस पेड़ के नीचे सोया है, पागल हो गया है क्या? क्या तुझे पता नहीं है इस पेड़ के बारे में? पिशाच रहते हैं इस पेड़ पर। और फिर आयुष ने सबकी शक्ल देखी और आयुष ने कहा, अरे पिशाच वगैरह कुछ नहीं होता। सारे हैरान थे क्योंकि उस पेड़ के नीचे जो भी रात के वक्त गया था वो कभी जिंदा नहीं बचा था, लेकिन आयुष पूरी रात उस पेड़ के नीचे सोया था, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था। आयुष को लगा कि उसने जो कुछ भी देखा वो एक डरावना सपना है, इसलिए उसने कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मेरे कमरे में एसी तो है नहीं, यहाँ मैं रहता नहीं हूँ, इसलिए मैंने एसी लगवाया नहीं। तो मैंने सोचा कि इस पेड़ के नीचे आके सो जाया जाए क्योंकि यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही थी। आयुष ने अपना तकिया उठाया और अपने घर के अंदर चला गया। आयुष मन ही मन बोल रहा था, अरे क्या था ये सब? सपना था तो ठीक है, लेकिन इतना हकीकत दिखने वाला सपना मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे सब हकीकत ही। यकीन नहीं हो रहा कि वो सब सपना था। हाँ, धीरे धीरे दिन बीता और फिर आयुष की मम्मी ने कहा, अगर आज के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे दिखा ना तो चप्पल से मार मार के मुंह लाल कर दूंगी। और अब तैयार हो जा, नहा धो ले, वो लड़की वाले आ रहे हैं, लड़की से थोड़ा मिल ले और बातचीत कर ले। और फिर आयुष ने जवाब दिया, अरे माँ यार, मुझे पता होता ना तुम इन सब कामों के लिए बुला रही हो, मैं आता ही नहीं। और फिर आयुष तैयार हो गया। थोड़ी ही देर बाद लड़की वाले आए। आयुष ने लड़की को देखा तो लड़की खूबसूरत थी। आयुष की मम्मी ने कहा, जाओ तुम दोनों साथ में थोड़ा घूम फिर आओ और आपस में बात कर लेना। आयुष की मम्मी ने आयुष और उस लड़की को ज़बरदस्ती एक साथ भेज दिया। आयुष और वो लड़की इधर उधर घूम रहे थे। आयुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बोलूं तो बोलूं क्या। पहली बार वो उस लड़की से मिल रहा था और पहली ही मुलाकात में किसी लड़की से बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आयुष ने जैसे तैसे पूछ ही लिया, हाँ तो नाम क्या है तुम्हारा?
और फिर उस लड़की ने अपना नाम सिमरन बताया। और फिर आयुष ने पूछा, अच्छा सिमरन, ठीक है। और फिर आयुष ने कहा, तुमने मुझे देखा भी नहीं, ना मुझे जानती हो, तो आखिर कैसे तुमने हाँ कह दी? और फिर सिमरन ने जवाब दिया, मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी और आपकी मम्मी ने बताया कि आप एक राइटर हो, आपकी बुक्स भी हैं, तो मैंने आपकी बुक्स भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो आप मुझे अच्छे इंसान लगे। और फिर आयुष ने जवाब दिया, बस इतने में तुमने हाँ कह दी? अरे यार। और फिर सिमरन ने कहा, क्या हुआ, आपको शादी नहीं करनी क्या? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे करनी तो नहीं थी। आयुष ने बहुत धीरे से बोला और सिमरन को ये सुनाई नहीं दिया। सिमरन ने फिर से पूछा, क्या हुआ, आपने कुछ जवाब नहीं दिया? और फिर आयुष ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं ना, और कोई शादी खेल तो है नहीं। वो दोनों आपस में बातें करके वापस आए। आयुष की मम्मी ने पूछा, बताओ बेटा कैसा लगा बात करके? आयुष बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। आयुष ने फिर भी कहा, हाँ मम्मी ठीक है। और फिर आयुष की मम्मी ने कहा, तो शादी की तारीख पक्की कर दे। और फिर आयुष को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। आयुष का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, अरे माँ क्या है यार, शादी 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 यार, 2 मिनट की बातचीत में कैसे कोई इंसान के बारे में मतलब पूरी जन्म कुंडली निकाल लेगा क्या? यार माँ समझ नहीं आता यार, एक तो मुझसे बिना पूछे बिना कोई मतलब बताए पता नहीं कैसे तुमने हाँ कह दी, और ऊपर से अभी 5 मिनट बस भेज दिया और उसमें भी शादी के लिए तारीख। अरे माँ यार क्या यार, मेरे पास शब्द नहीं है, आपको मैं क्या बोलूँ। और जब ये बात लड़की वालों ने सुनी तब लड़की वालों ने कहा, आयुष बेटा ठीक कह रहा है, ऐसे 2 मिनट में कुछ समझ नहीं आता, और शादी कोई हाँ गुड्डे गुड्डे का खेल तो है नहीं कि मतलब कर दी। पहले का ज़माना नहीं रहा, पहले तो जैसे तैसे शादी कर देते थे, अब वो ज़माना नहीं है, अब सोच समझ के करनी पड़ती है। दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार हैं। मैं तो कहता हूँ इन दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए वक्त देना चाहिए, 1 महीने बाद देखते हैं फिर। और फिर आयुष ने सोचा, 1 महीना, वैसे ही 15-20 दिन बीत गए, 1 महीना और मतलब यार कितने सारे आइडियाज़ हैं, उस पर बुक्स भी लिखनी है। और फिर आयुष ने कहा, देखिए 1 महीना मैं यहाँ गांव में नहीं रह सकता, मुझे अपना काम वगैरह भी देखना। जिसके जवाब में लड़की वालों ने कहा, हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, सिमरन को अपने साथ ले जाओ, साथ में उसका भाई भी रहेगा, 1 महीना आप सभी साथ में रहना, और फिर जो भी फैसला होगा वो सब मान लेंगे, उसमें क्या है। पूरी बातचीत के बाद लड़की वाले वहाँ से चले गए। आयुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। फिर उसने ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ा और कहा, हे भगवान, अब तेरे ही हाथ में है सब कुछ। कुछ ही दिनों बाद आयुष अपने घर आने की वापस तैयारी करने लगा, और उस दिन सिमरन और उसका भाई भी वहाँ पर आ गए। आयुष ने उनकी भी टिकट्स बुक कर ली और सिमरन और उसके भाई को लेकर वो अपने उसी घर में वापस आ गया। जैसे ही सिमरन और उसके भाई ने आयुष का घर देखा तो वो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा आलीशान था। और फिर, ये पूरा घर आपका है? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, हाँ मेरा ही है, क्यों? और फिर सिमरन ने नाम इस हिलाया। आयुष के भाई ने भी कहा, आपने तो घर काफ़ी बड़ा बनाया है जीजू। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, जीजू कैसा जीजू, अभी शादी की बात पक्की नहीं हुई है, अभी सिर्फ रहना रहना है, एक दूसरे के बारे में जानना है, बाद में जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद देखना जीजू हूँ कि नहीं हूँ। और फिर वो दोनों घर के अंदर चले गए। सिमरन ने पूछा, तो मेरा कमरा कौन सा है? और फिर आयुष ने कहा, कमरा? कमरा क्या कमरा, इतने सारे कमरे हैं, जिस मर्जी में चली जाओ। वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और आलीशान था। सिमरन और उसके भाई ने एक एक रूम ले लिया। रात हुई और रात होने के बाद आयुष अपना कॉपी पेन उठाकर
रूही के घर की तरफ जाने लगा और सिमरन ने जब उसे जाते हुए देखा तब सिमरन ने पूछा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? और फिर आयुष ने जवाब दिया, अरे वो मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। वो और मैं मिलकर मतलब रात में बुक्स वगैरह लिखते हैं। और फिर सिमरन ने हाँ में सर हिलाया। आयुष रूही के घर पे पहुंच गया और जैसे ही उसने रूही के घर का दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही रूही ने आयुष को देखा वो भागते हुए आई और आयुष के गले लग गई। आयुष ने कहा, अरे गले क्यों लग रही हो? जिसके जवाब में रूही ने कहा, इतने दिनों बाद मिले हो, गले भी ना लगूं क्या? और फिर आयुष ने कहा, अरे गले लगने की जरूरत नहीं है यार, दोस्त है हम सिर्फ। और बताओ कैसा है सब कुछ? और फिर रूही ने कहा, जब से तुम गए हो मतलब जिंदगी नर्क सी हो गई है, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। और फिर आयुष ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है, मेरे को पता है एक सपना आया था और वो सपना ऐसा था ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना अजीब सा सपना था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। और फिर रूही ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के बाद आयुष हैरान रह गया। रूही ने कहा, हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, काले काले साए दिखने लगे तो हालत खराब हो गई तुम्हारी, डरपोक कहीं के। जैसे ही ये बात आयुष ने सुनी तो उसके होश उड़ गए और फिर आयुष ने कहा, हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम कोई ज्योतिष वगैरह हो क्या? तुम्हें सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। रूही ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो बस ऐसी तुक्का लगा रही थी, कोई डरावना ही सपना होगा ना, आजकल डरावने सपने इसी टाइप के होते हैं। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। तुमने डायरेक्ट पूरा मतलब कुछ ही शब्दों में पूरा सपना बता दिया मेरा, और बस एक ही चीज़ गलत बताई कि मैं डर गया था। वो तो मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा सा मतलब नॉर्मल मतलब होता है ना, मतलब थोड़ा सा। और फिर रूही ने फिर से कहा, हाँ, वो जो काले काले साए छाती पर बैठ गए थे। आयुष हैरान रह गया। आयुष ने रूही से कहा, तुम पक्का टोना टोटका करती हो, अब तो मुझे यकीन हो गया। इतना डायरेक्ट, इतना कोई सटीक नहीं बता सकता, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। कौन हो तुम? कहाँ है रूही? कहीं तुम कोई टोना टोटका करने वाली चुड़ैल तो नहीं जिसने रूही को अपने पास यहीं कहीं छुपा रखा है? और फिर रूही हंसने लगी और वो दोनों साथ में बुक लिखने लगे। बुक लिखते लिखते आयुष ने कहा, अरे यार बुक बहुत लिख ली, तुम्हारा पियानो नहीं सुना, तुम पियानो बजाओ, मेरे को थोड़ा आराम करना है, इस बेड पर लेट जाओ। जिसके जवाब में रूही ने कहा, हाँ पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ मर्जी वहाँ लेटो। रूही फिर से पियानो बजाने लगी और आयुष सुनता गया। तभी रूही का जो ध्यान था वो आयुष के घर की तरफ गया जहाँ की लाइटें जली हुई थी। और फिर रूही ने पूछा, अरे आयुष, तुम अपनी घर की लाइटें खुली छोड़कर आ गए? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे नहीं यार, वो मेरे साथ कुछ लोग रहने के लिए आए हैं। जिसके जवाब में रूही ने कहा, कौन रहने के लिए आया? तुम्हारे माता पिता? नहीं यार, वो मेरी माँ ने एक लड़की को देखा है मेरी शादी के लिए, और उसी के साथ उसका भाई भी आया है मेरे साथ रहने के लिए। वही कहते हैं ना, एक दूसरे को जानने के लिए 1 महीने का हमारे पास वक्त है। और फिर रूही ने आयुष से पूछा, शादी? रूही के जो हाथ थे पियानो बजाते हुए वो रुक गए। और फिर आयुष ने रूही की शक्ल देखी, रूही की आंखों से आंसू आ रहे थे। रूही ने आयुष से पूछा, क्या तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो? हाँ। तो कैसा लगा ये पार्ट 2? ये था यक्षिणी सीरीज का पार्ट 2। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और खाना नहीं खाया है तो खाना खा लो, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सेहत का ध्यान रखा करो। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मैंने अपनी नीचे UPI ID दी हुई है, अगर आप थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।